हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं शायद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी में सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं सामान्य अध्ययन में भारत का भूगोल। और ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है ये है रिवर्स ऑफ इंडिया या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इसकी ये आज 7वीं क्लास है। इससे पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं भारत की नदियों में गंगा नदी तंत्र को। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और इसके साथ ही हम प्रायद्वीपीय नदियों को भी आज कंप्लीट कर लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। आज हम पहले बात करेंगे, डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। अगर इसकी हम बात करें तो पहले इसको मैप पर देख लेते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है वो चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर है या मानसरोवर झील आपको मिल सकता है। तो चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर पर दो स्थान है, एक तो आंसी ग्लेशियर है और मानसरोवर, वहीं से ओरिजिनेट होती है ये नदी जिसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये है तिब्बत और तिब्बत में यहाँ पर है ये ग्लेशियर जिसका नाम है आंशी ग्लेशियर। इसी आंशी ग्लेशियर से तिब्बत से ये नदी निकलती है जिसको हम कह रहे हैं ब्रह्मपुत्र, और ये तिब्बत में फ्लो होते हुए आगे बढ़ती है और ये आ जाती है फिर कहाँ पर, भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश। तो ये आप देख रहे हैं ये बाउंड्री है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में फ्लो होने के बाद में ये प्रवेश कर जाती है असम के अंदर। असम में, पूरे असम में ये फ्लो होती हुई आगे बढ़ती है और ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो इस पर देखते हैं प्रश्न क्या क्या पूछे हुए हैं आपसे। ब्रह्मपुत्र नदी पर उद्गम स्थल इसका चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर है या मानसरोवर लेक मिलेगा या आंशिक ग्लेशियर मिलेगा। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है किन किन देशों से होकर के बहती है? तो कुल मिलाकर ये 3 देशों से प्रवाहित होती है ये नदी, जिसमें तिब्बत यानी चीन है, दूसरा भारत है। भारत में ये नदी अरुणाचल प्रदेश और असम में फ्लो करती है। उसके बाद ये बांग्लादेश में पहुंचती है ये नदी। तो भारत में कुल मिलाकर के ये नदी 917 किलोमीटर लंबाई इसकी जो है वो भारत में है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर वो इसके नाम पर प्रश्न बनते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है सांगपो नदी। ठीक है, सांगपो रिवर है ये। तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। आपसे पूछता है सांगपो नदी में से किस नदी को कहा जाता है? ये ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। दूसरा इसका नाम मिलता है देहांग नदी। देहांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम देहांग रिवर है। इसके बाद अगर हम बात करें असम में, तो एक्चुअल जो नेम इस ब्रह्मपुत्र नदी का है वो असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से हम जानते हैं। और बांग्लादेश में यही ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है जमुना नदी। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम हैं अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से। अगर हम बात करें असम में, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है। इसी नदी में फ्लो होते हुए जैसी नदी बह रही होती उस नदी के अंदर ही एक आइलैंड बना हुआ है। ठीक है, आइलैंड आप जानते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। तो ये नदी फ्लो हो रही है और उसी में एक आइलैंड भी है असम में। तो ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है जिसे हम माजुली नदी द्वीप, क्योंकि ये द्वीप नदी के अंदर है तो ये रिवर आइलैंड यानी नदी द्वीप कहलाएगा। तो माजुली द्वीप जो है असम में है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है? माजुली रिवर आइलैंड। और इस पर लगभग 1.5 लाख के करीब पॉपुलेशन है। इसके अलावा यही पूछ सकता है विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कहाँ पर है? ये उमानंदा द्वीप है। ये कहाँ पर है? ये गुवाहाटी में है, असम में। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। तो ये दोनों याद रखेंगे आप। इसके अलावा एक पुल की बात करेंगे, भूपेन हजारिका पुल की। आपने ये सुना होगा। ये लोहित नदी पर है और ये लोहित नदी जो है किसकी सहायक नदी होती है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है भूपेन हजारिका पुल। बोगीबील पुल जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है असम में। तो ये धीमाजी को डिब्रूगढ़ से कनेक्ट करता है। इसके अलावा यहीं पर बांग्लादेश में अगर देखें, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल के एरिया में, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, जो 3 नदियों के संगम पर है। इधर बांग्लादेश में अगर हम देखें तो 3 नदियां आकर के मिलती हैं, एक गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। तो ये नदी आप देख रहे हैं गंगा नदी की हम बात करें हमारे देश में, उत्तर प्रदेश के बाद में ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में पहुंचती है। ठीक है, तो ये गंगा नदी है। और इधर से हम देखें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही थी। ये दोनों नदियां मिल जाती हैं यहाँ पर बांग्लादेश में आकर के। और एक तीसरी नदी जिसकी हम बात करें, मेघना रिवर,
ये बांग्लादेश में तीनों नदियाँ मिलती हैं और एक डेल्टा फॉर्म करती हैं, जिसे हम कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। डेल्टा वो क्षेत्र होता है जहाँ नदियाँ अपने द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद, जो कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू हैं, उनको जहाँ वो डिपॉजिट करती है, इकट्ठा करती है, वही क्षेत्र कहलाता है डेल्टा क्षेत्र। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर हुआ? ये बांग्लादेश में हुआ और ये पश्चिम बंगाल वाले एरिया में बनता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों को आपसे पूछ सकता है। आइए लौटते हैं इस मैप पर। तो ये अगर हम बात करें इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की, जब ये यहाँ प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल की सीमा पर जब ये पहुँचती है तो एक दर्रा यहाँ पर यांगयाप दर्रा, ये यांगयाप दर्रा है, जिससे होकर ये ब्रह्मपुत्र अरुणाचल में प्रवेश कर जाती है। और आगे चलकर हम देखते हैं लोहित नदी है, इसमें आकर के मिल जाती है। लोहित नदी में रेड सेडिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, लाल अवसादों का रंग वहाँ लाल होता है, इसलिए इसका पानी जो है लाल दिखाई देता है। इसको खूनी रिवर या ब्लड रिवर इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगर हम बात करें किसकी, ये हम देखें चाइना से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सुबनसिरी। ये नदी अरुणाचल प्रदेश में फ्लो होती है, सब में जाकर के ये मिल जाती है किसमें? ब्रह्मपुत्र में। इधर भूटान से एक नदी का ओरिजिन होता है जिसे हम कहते हैं मानस नदी, ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है आकर के। और असम से एक नदी निकलती है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र में अपना जल मिला देती है। इधर लोहित नदी अपना जल ब्रह्मपुत्र में मिलाती है। और हम इसकी हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अगर हम नीचे देखते हैं तो ये क्या है? नागालैंड। नागालैंड में है, एक तो है पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो ये जयपोवा की पहाड़ी है, यहीं से एक नदी निकलती है नागालैंड में जिसे हम धनश्री नदी कहते हैं, और ये असम में जाकर के अपना जल ऐड करती है ब्रह्मपुत्र के अंदर। इसके बाद नागालैंड में ही एक और पहाड़ी है जिसे हम कहते हैं लियासांग पहाड़ी, इससे एक नदी निकलती है बराक नदी। और ये बराक नदी यहाँ से निकलती है पहाड़ी से, और ये नागालैंड से होती हुई ये मणिपुर में आती है, मणिपुर से ये मिज़ोरम में, मिज़ोरम के बाद ये नदी असम में, और असम के बाद ये बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस नदी को, बराक नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यही नदी कहलाती है मेघना। और ब्रह्मपुत्र यहाँ आकर के कहलाती है जमुना, कहाँ पर? बांग्लादेश में। और ये नदी कहलाती है पद्मा, यानी गंगा नदी यहाँ पद्मा कहलाती है बांग्लादेश में। और ये तीनों नदी एक जगह ज्वाइन होकर के कंबाइंड एक डेल्टा का फॉर्म करती हैं जिसे हम कहते हैं क्या? सुंदरवन का डेल्टा। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है इनमें से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सुबनसिरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है ये ब्रह्मपुत्र की। लोहित नदी है, दिबांग है, मानस है, तीस्ता रिवर है। ये सारी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। और इवन इसमें अगर हम बात करें, इनमें से ही आपको प्रश्न मिल जाएगा। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर भी आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और आज आपके लिए अनअकैडमी पर एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है आपके लिए, जो कि 22 और 23 फरवरी, यानी ये आज है। और इसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 2 ईयर का, 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है। और इसमें जैसे हम आपसे बताते रहते हैं, अनअकैडमी की जो टेस्ट सीरीज़ चलती हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़, उनको भी आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर टॉप 100 रैंकर्स को 100% का स्कॉलरशिप मिलता है इसमें। और यहाँ पर स्कॉलरशिप में 10 लाख रुपीज़ का भी प्रावधान है। तो ये टेस्ट सीरीज़ हर संडे को कराई जाती है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ आ रही है आपकी फरवरी 27 को। इस टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन करिएगा, ये 12 बजे है। 60 मिनट में आपको 70 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और आपके लिए इसको एनरोल कर सकते हैं। इसमें फ्री एनरोलमेंट है इसका, और इसमें आपको अलग अलग प्राइजेस की भी सुविधा है। इधर आपके लिए फ्री लेखपाल बैच की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है और यूपी कांस्टेबल बैच की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप। और अनअकैडमी के बैच कोर्सेज की अगर हम बात करें तो वीडियो एग्जामिनेशंस की तैयारी आप अनअकैडमी पर जुड़कर कर सकते हैं पर मंथ के बेसिस पर। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के बैच पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 के लिए लॉन्च हो गया है ऑलरेडी, और लोअर पीसीएस का बैच। तो आप इन सभी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट करके टॉप 100 रैंकर्स बन करके ये डायरेक्टली प्लस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का। तो इसमें प्लस में आपको ये सारे कोर्सेज, इन सारे एग्जामिनेशंस के कोर्सेज आपको मिलते हैं किसी भी एक सब्सक्रिप्शन पर। तो यहाँ आप मेरा रेफरल कोड IALI10 यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट प्लस 3 मंथ का जो फ्री सब्सक्रिप्शन है वो एडिशनली और इसमें आपको ऐड हो जाएगा, मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे सिंधु नदी तंत्र को, यानी इंडस रिवर को। और इंडस रिवर पर भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको मैप पर समझेंगे, सभी को हम मैप पर ही समझ रहे हैं जैसे आप पिछली क्लासेस को ले रहे हैं। और आज आपके लिए जो है शाम 7 बजे
डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरी यूपी मंत्रा चैनल है, यूपी मंत्रा चैनल है यूट्यूब पर। डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक मिल जाएगा आपको, या डायरेक्टली यूपी मंत्रा सर्च करेंगे तो वहाँ पर मेरी शाम 7 बजे लाइव क्लास है, वहाँ पर आप लोग आ जाइएगा। ठीक है, उसमें हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को। पहले सिंधु नदी तंत्र को मैप पर समझिए, और मैप पर समझने के बाद ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये हमारे इंडिया का मैप है, और भारत के पड़ोसी देश भी इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, इधर चीन है। ये बताने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि नदियों की कोई सरहदें तो होती नहीं है। ठीक है, कि एक ही जगह से ये एक ही पर्टिकुलर स्टेट में है, पर्टिकुलर किसी एक देश में है। उनका ओरिजिन कहीं और होता है, कहीं ज़्यादा फ्लो हो रही होती हैं, कहीं लेंथ उनकी कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। इस तरह से तो अलग अलग देश, अलग अलग राज्य इन नदियों के जल को यूटिलाइज करते हैं। हम पहले बात करेंगे सिंधु नदी की। सिंधु नदी पर आते हैं। सिंधु नदी का जो ओरिजिन है वो तिब्बत में है, यानी चाइना में है। ठीक है, तो हमने बताया था ये तीनों नदियाँ, गंगा हो चाहे ब्रह्मपुत्र हो चाहे सिंधु हो, ग्लेशियर से निकलती हैं। ग्लेशियर होते हैं बर्फ़ के पहाड़, बर्फ़ पिघलती रहती है और आगे बढ़ती रहती है वो। ठीक है, तो भोकरचू, अगर हम बात करें, भोकरचू ग्लेशियर है जो कि चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं हम तिब्बत। ठीक है, तिब्बत में एक ग्लेशियर है चेमांग युंगडुंग। ठीक है, ये क्या है, चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर है। चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर है तिब्बत में। यहीं से ओरिजिन है सिंधु नदी का, और ये बढ़ती हुई आगे तिब्बत को क्रॉस करते हुए भारत में प्रवेश कर जाती है। और भारत में जहाँ प्रवेश करती है ये लद्दाख का पॉइंट है। यहाँ पर ये एरिया या इस बिंदु को कहा जाता है दमचौक। दमचौक में प्रवेश करने के बाद लद्दाख में, पूरे लद्दाख में फ्लो होती हुई आगे बढ़ती है और पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है। पाकिस्तान में ये अटक, अगर हम बात करें पाकिस्तान में, ये चिल्लास, ये जगह है चिल्लास, चिल्लास नामक जगह से पाकिस्तान में ये प्रवेश कर जाती है। और ये सिंधु नदी जो है पूरे पाकिस्तान में फ्लो होती है। तो पाकिस्तान की एक मेन रिवर कही जाती है सिंधु नदी। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए ये अरब सागर में, हम यहाँ देख रहे हैं, अरब सागर में विलीन हो जाती है। ये तो है सिंधु नदी। अब हमने बात की थी कि सिंधु नदी को जोड़ने वाली और भी नदियाँ होंगी, तो इसमें लद्दाख में ही आते हैं। लद्दाख में एक और ग्लेशियर है जिसे हम कहते हैं, ये जानते हैं, रेमो ग्लेशियर के नाम से। इस रेमो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं श्योक नदी। तो श्योक नदी, ये श्योक नदी आकर के मिल जाती है लद्दाख में ही, किससे, ये सिंधु नदी में। तो श्योक नदी किसकी सहायक नदी, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, श्योक नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की। इधर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर एक झील है जिसको हम जानते हैं बैरी नाग झील। बैरी नाग झील से एक नदी निकलती है जिसको हम जानते हैं झेलम नदी के नाम से। ठीक है, ये पाकिस्तान पहुँचती है आगे यहाँ तक। अब हम बात करेंगे एक अगली नदी की, बारालाचा। हम बात करेंगे किसकी, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश ये वाला है, ये वाला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा एक ग्लेशियर है, यहीं से एक नदी निकलती है दो धाराओं के रूप में। ठीक है, एक चंद्रा है और एक भागा, दो धाराएं मिलकर कंबाइंड बनती हैं ये, और एक तरीके से ये चेनाब नदी बनती है। तो चेनाब नदी कहाँ कहाँ फ्लो करती है, चेनाब नदी फ्लो करती है हिमाचल से निकलती है ये। ठीक है, बारालाचा ग्लेशियर से। हिमाचल में जो है ये चंद्रा और भागा के रूप में दो कंबाइंड जलधाराएं मिलती हैं, तब इसको चेनाब कहते हैं। चेनाब बन करके ये आगे बहती है, और बहती हुई ये जम्मू कश्मीर हिमाचल में होते हुए ये कहाँ पहुँचती हैं ये नदियाँ, पाकिस्तान में। तो ये झेलम नदी पाकिस्तान में जो जाकर जो है चेनाब में मिल जाती है, इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है। जहाँ ये मिलती हैं इस जगह को कहते हैं हम झुंग। ठीक है, झुंग नाम की जगह है पाकिस्तान में जहाँ ये मिल जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में ही दूसरी नदी का ओरिजिन है, ये नदी है रावी नदी। ठीक है, रावी नदी है, ये हिमाचल से निकलती है। ये हिमाचल के बाद ये पंजाब के बॉर्डर से होती हुई ये भी आगे चेनाब नदी में मिल जाती है पाकिस्तान में जा कर के। अब अगर हम बात करें तो तिब्बत की, तिब्बत में एक और नदी निकलती है, ये है सतलज नदी। सतलज नदी आती है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ये रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा मैंने आपको पढ़ाया है, रोहतांग दर्रे से ये नदी जो है प्रवेश करती है भारत में, सतलज नदी। ठीक है, रोहतांग, अगर हम बात करें रोहतांग दर्रे की तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। रोहतांग जो दर्रा है इसके पास से ही क्या है, ये दो नदियाँ निकलती हैं। ब्यास कुंड है, यहीं से एक ब्यास नदी है, और एक रावी नदी, ये दोनों का ओरिजिन यहीं से है। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे। सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में भी फ्लो होती है, आगे बढ़ती है पंजाब में, और आगे जा कर के ये चेनाब में अपना जल मिला देती है। और इन सब की कंबाइंड जलधारा जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मिथनकोट। ठीक है, ये
मिठानकोट में जाकर के पाकिस्तान में ये सारी नदियाँ एक जगह मिल जाती हैं। किसमें? सिंधु नदी में। सिंधु नदी में ये प्लेस जो है ये मिठानकोट है, जहाँ पर ये सारी नदियों की कंबाइंड जलधारा मिल जाती है जाकर। तो इस सतलज नदी की बात करें, सतलज नदी, यहाँ पर एक और नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी का ओरिजिन इसका भी कहाँ से है? ब्यास नदी का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में है। ये आगे बढ़ती हुई ये हिमाचल में फ्लो होती है, पंजाब में जाकर के ये मिल जाती है किसमें? सतलज में। तो सतलज और ब्यास का जहाँ संगम होता है ये जगह है हरीके, और इसी जगह से एक नहर निकली हुई है, जिस नहर को हम जानते हैं किस नाम से? इस नहर को हम जानते हैं इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से, यहीं से निकाली हुई है, ठीक है, जो पूरे राजस्थान में सिंचाई के लिए बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो हम बात इन्होंने देख लिया। अब आपसे पूछता है कि हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन कौन सी नदियाँ फ्लो करती हैं? चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी। 4 नदियाँ निकलती हैं, 4 नदियाँ फ्लो होती हैं किससे? 3 नदियों का ओरिजिन कहाँ से है? हिमाचल से, चिनाब, रावी और ब्यास। और फ्लो कितनी होती हैं? 4, सतलज भी इसमें फ्लो होती है। ये आप याद रखेंगे। इधर अगर आप आएँ, अफगानिस्तान के जो हिंदू कुश पर्वत हैं, जो कि एक्सटेंशन कहे जाते हैं हिमालय पर्वत के ही, यहीं से काबुल नदी निकलती है, जो पाकिस्तान में आकर के ज्वाइन कर लेती है किसको? सिंधु नदी को। तो आपसे पूछा जाएगा काबुल नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कितनी सारी हुई? काबुल नदी, श्योक नदी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब किसकी नदियां हैं? ये सब हैं आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अब इनके बारे में फैक्ट्स को देख लेते हैं। और जैसे 2 नदियाँ गुजर रही होती हैं, तो 2 नदियाँ जैसे हमने अभी डिस्कस किया है यहाँ पर, ये जो नदियाँ हैं, इन नदियों के बीच में जो मैदानी भाग होता है, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी होती है ये। तो जैसे ये नदियों के बीच के जो भाग हैं, ब्यास सतलज के, रावी ब्यास के, ठीक है, चिनाब रावी के, इनके बीच का जो एरिया है, जो लैंड है, ये बहुत ही एक तरीके से उपजाऊ होती है। तो इन मैदानी भागों के भी नाम है अपने अपने। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो मैदानी भाग है, इसको हम जानते हैं सिंधु सागर दोआब के नाम से। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र कहा जाता है दोआब। क्लियर है? झेलम और चेनाब नदी के बीच में जो चल दोआब है, चेनाब और रावी की नदी के बीच में रचना दोआब है, रावी और ब्यास के बीच में बारी दोआब है, ब्यास सतलज के बीच में बीस्ट दोआब है। तो हमने अभी देखा सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो पूरे भारत में भी फ्लो होती हैं और पाकिस्तान में भी फ्लो होती हैं। तो इंडस नदी के जल को लेकर के समझौता करवाया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। मीडिएटर था विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक ने, काफ़ी विवाद थे सिंधु नदी के जल और उनकी ट्रिब्यूटरी के जल को किस तरह से मतलब यूटिलाइज़ किया जाएगा दोनों देशों के अलावा, क्योंकि दोनों देशों के द्वारा, क्योंकि दोनों देश अपने अपने दावे करते हैं, दोनों देशों में हैं ये नदियाँ। तो बाद में जो है इस पर प्रश्न पूछा हुआ है, सिंधु नदी जल समझौता जो है किन किन 2 देशों के बीच में है? पाकिस्तान, इंडिया के बीच में, ठीक है। कब करवाया गया था ये? वर्ष 1960 में ये समझौता करवाया गया था। और समझौता करवाने वाला कौन था? विश्व बैंक थी, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इस सिंधु नदी के जल को आप जानते हैं ट्रिब्यूटरी हैं, 6 नदियां हैं कुल मिलाकर, सिंधु, झेलम, चेनाब। इन नदियों के जल पर 80% जल का यूटिलाइजेशन करेगा पाकिस्तान, 20% जल को यूटिलाइज करेगा भारत, इन 3 नदियों के। ऐसे ही 3 नदियां और डिवाइड की गई। इसमें रावी सतलज व्यास के 80% पानी को यूज़ करेगा भारत और 20% पानी को यूज़ करेगा पाकिस्तान। इस तरह से डिवाइड किया गया था इसको। तो आई होप मैप से आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर होंगी। अब आपको पॉइंट्स जैसे आपको यहाँ लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स जो आप इस मैप पर एक बार दिमाग में आ गया आपके, तो पॉइंट्स आप खुद याद रख पाएंगे, ठीक है। पॉइंट्स पे लिखवा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात इतनी है नहीं। पॉइंट्स लिखे रहते हैं तो आप ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं कर पाओगे कभी भी। अभी क्लियर हैं, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं। तो शाम 7 बजे मिलते हैं, मेरी लाइव क्लास है, ठीक है। डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए वहाँ मिलते हैं, यूपी मंत्रा चैनल पर शाम 7 बजे की क्लास है, सभी लोग आइएगा। थैंक यू सो मच।